बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे IBCC इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के हवाले से, और यहाँ पर फॉरेनर स्टूडेंट्स की या फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तलीमी असनाद की जो है वो यहाँ पर तस्दीक की जाती है, इक्वल सर्टिफिकेट बनाई जाती है। ये जो बोर्ड है, ये जो अदारा है, इसका इस वक्त क्या किरदार है? क्योंकि हमने सुना है कि लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, लोग परेशान होते हैं, लेकिन अब बोर्ड की जानब से, IBCC की जानब से सुना है कि कोई ऐसा काम किया है, डिजिटलाइज कर दिया है सिस्टम, और आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीस भी आप ऑनलाइन पे करेंगे। ये क्या काम है, किस तरह ये यहाँ पर इस्तिलाहात लाई गई हैं? वाकई ये इस्तिलाहात लाई गई हैं या नहीं, इसके ऊपर बात कर लेंगे। इस्तिलाहात के ऊपर बात करेंगे, वाकई ये हुआ है या नहीं, क्या आज भी वो तो नहीं कहीं कि लंबी लंबी लाइनें लगती हैं? तो आज स्पेशल गेस्ट बुलाए इसके ऊपर में से मौजूद है डॉक्टर गुलाम अली मुला साहब, एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं IBCC के। इनसे सारे सवालात करेंगे कि कितनी आसानी पैदा की गई है जो तालीमी असनाद की तस्दीक के लिए, और उसके साथ साथ जो है वो इक्वल सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता है, इसके लिए अब स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा है, क्या नया काम किया है, कितनी बड़ी खुशखबरी है, या फिर वही भी लंबी लंबी लाइनें हैं? आइए बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आपने अपने दौर में IBCC के अंदर क्या क्या इक़दाम किए हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से नौजवानों तक हम ये बात पहुँचा सकते हैं कि IBCC में हमने पिछले ख़ास तौर पे 5 सालों में क्या रिफॉर्म्स हम लाए हैं। देखें, 2-3 तरह के रिफॉर्म्स हम लाए हैं। एक तो आप ये समझें कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव, अभी तक 1970 से ये इदारा चल रहा था, और वो चल रहा था इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, और उसको हमने एक्ट बनवा के दिया मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के ताउन से, और लॉ डिवीज़न उन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, और 2023 में IBCC का एक्ट बना, और उसके बाद लीगल स्टैंडिंग एक वाजे हो गई। ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये ऑटोनोमस बॉडी अब हो गई, ऑटोनोमस हो गई, और अब ये नाम हो गया, ब्रांड नेम वही IBCC रहा, लेकिन ये इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन बन गया अब, जिसके मेजर जो काम है वो बच्चों के अटेस्टेशन क्वालिफिकेशन की, उनके इक्वलेंस। पाकिस्तान के तमाम बोर्ड का आपके अंडर हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल तो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन ये मेंबर्स हैं सारे, बिल्कुल IBCC के मेंबर्स हैं, और जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं तो रिफॉर्म पे जब बात होती है तो हम तमाम बोर्ड्स के साथ बैठते हैं। एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए हैं। दूसरा, पब्लिक फैसिलिटेशन के हवाले से हमने 6 ऑफिस जो IBCC के हैं उन तमाम में 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और 1 विंडो के जरिए अब अपॉइंटमेंट के जरिए बच्चे आते हैं। वो जो लाइनें लगती थी, मैं सिर्फ अपने नाज़रीन के लिए ये जानना चाहता हूँ आपसे कि IBCC का किरदार क्या है, क्या क्या काम है आपका, ताकि मेरे नाज़रीन को भी पता चले कि क्या है ये। देखिए, IBCC इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन ये एक इदारा है जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है, तमाम बोर्ड्स के दरमियान। इस वक्त पाकिस्तान में 29 एग्जाम बोर्ड्स हैं, एक ये। दूसरा, हम क्वालिफिकेशन को अटेस्ट करते हैं, जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट उनके हम अटेस्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा, जो बच्चे बाहर के बोर्ड से पढ़ के आते हैं, जिस तरीके से कैम्ब्रिज से पढ़ के आ गए, कोई IB से पढ़ के आ गए, कोई जो है एडेक्सल से पढ़ के आए, A लेवल, और इस तरह की क्वालिफिकेशन आपने सुनी होगी, उसका हम इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ये आपने बात की तो एक बड़ी शिकायत थी स्टूडेंट्स की कि टाइम बहुत लगता है, लाइनों में लगना पड़ता है, इसका क्या हल किया आपने? जी हाँ, ये 4-5 साल पहले तो ये शिकायत थी, अब नहीं है, लेकिन 2021 में जब हमने ऑनलाइन सिस्टम कर दिए तो अब कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा ब्रीफ मैं जानना चाहता हूँ कि ऑनलाइन कैसे लोगों ने अप्लाई करना है, उनको अवेयरनेस भी मिले, क्योंकि ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों को अभी। देखिए, 2 काम है, एक तो अटेस्टेशन और इक्वलेंस। आप बात कर रहे हैं इक्वलेंस की। इक्वलेंस बच्चा बाहर के बोर्ड से करता है, फॉरेन बोर्ड से करता है, और इस वक्त 1000 क्वालिफिकेशन को हम इक्वलेंट सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और तकरीबन 150 कंट्रीज़ के। होता क्या था पहले, और अब क्या हो रहा है? पहले बच्चा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता था, आइदर वो IBCC के ऑफिस आए, जो हमारे 6 ऑफिस हैं, या कोरियर के जरिए भेजे, और वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम लेते थे। अच्छा, ये हेड ऑफिस या आपके ओरिजिनल ऑफिस? किसी ऑफिस में जमा करवा सकते थे, ठीक है। उसके बाद वो हेड ऑफिस से सर्टिफिकेट बनता था, 1 महीना भी लग सकता था, 2 महीने भी लग सकते थे, समटाइम शिकायतें होती थी कि 3-3 महीने लग जाती हैं, एक टाइम के हवाले से। दूसरा ये था कि जो पैसे जमा करवाने पड़ते थे, फीस जमा करवानी पड़ती थी, वो भी किसी बैंक में मैनुअली जाके जमा करानी पड़ती। और तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप और हमारे बच्चे बैंक वाली भी बड़ी लंबी लाइनें लगती, लंबी लाइनें, और एक और इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ कि जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भेजते थे, उनको IBCC या हमारे ऑफिस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि इस वक्त वो डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस क्या है।
उसकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। आप समझ सकते हैं कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी बच्चे के गुम हो जाएं तो उसके बाद तो उसका सारा कैरियर का जो है वो मसला हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि अब क्या होगा कि आप तस्वीर निकालें अपने सर्टिफिकेट की और IBCC के पोर्टल पे भेज दें, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं। नंबर 1, जब आपने वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट की, उसके बाद आपने ये डेटा उसमें डाल दिया, आपने 1-2 सर्टिफिकेट डाल दिए, अपना CNRC डाल दिया, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो उस वक्त कहेगा इतनी फीस जमा करवा दें, और वो भी ऑनलाइन। फीस ऑनलाइन कहाँ पे जमा? बैंक? वन लिंक वो भी ऑनलाइन जमा करवाएंगे, उसी वक्त जो है वो वन लिंक के जरिए वो भी जमा करवा दें। आपकी एप्लीकेशन IBCC में उसी वक्त जमा हो जाएगी और 3 दिन के अंदर आपको घर बैठे सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। अच्छा, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन है या कोई और बात है, फिर वो कैसे? हम प्रॉपरली बच्चे को कम्युनिकेट करते हैं, लेटर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक सर्टिफिकेट है जो कि प्रिंटेड ठीक नहीं है, या एक किसी का कोर्स मिसिंग है, या ऐसी चीज़ है जो कि किसी का वो ग्रुप नहीं बनता, तो हम डेफिशिएंसी का या जो उसमें चीज़ लैक करती है उसका लेटर दे देते हैं बच्चे को। नंबर 1। नंबर 2, समटाइम ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स ये अभी आप इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इक्विवेलेंस की बात कर रहा हूँ, अभी मैं अटेस्टेशन की तरफ नहीं गया। जी जी। अच्छा, फिर ये क्या अमेरिकन स्कूल में फ़र्ज़ करें, वो बोर्ड नहीं है अमेरिका में, वो बच्चे आके अमेरिका के स्कूल के जमा करवाते हैं। अब वो हमें वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है कि ये आपने इशू किया है, लेकिन वेरिफिकेशन में तो टाइम भी लग सकता है, 1 महीना 2 महीना 3, फ़र्ज़ करें। तो तब तक बच्चे को फैसिलिटेट करने के लिए कहीं उसका यूनिवर्सिटी का एडमिशन न चला जाए, उसको हम इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट 3 महीने के लिए प्रोविजनल इशू करते हैं। ठीक। और वो वहाँ जाके जमा कराता है, और जब वेरिफिकेशन वहाँ से हो जाती है US या कैनेडियन स्कूल से, तो उसको हम कंफर्म एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इसके ऊपर एतराज़ भी करते हैं, उनके वालिदैन या स्टूडेंट्स के इक्विवेलेंस ठीक नहीं हुई। अच्छा, 2011 में एक पॉलिसी बनी थी, सिर्फ ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ A* के लिए है, बाकी ठीक है, बाकी में तो कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर बच्चों के बनते थे वो प्रॉब्लम होती थी। ये उस वक्त पॉलिसी बनी थी कि मैक्सिमम A* वाले को 90 देने हैं जब आपके और हमारे बोर्ड्स के रिजल्ट सख्त आते थे। अब बोर्ड के रिजल्ट लीनियंट आ रहे हैं। जब हमने कहा कि ये लीनियंट आ रहे हैं तो हमारे बच्चे जो कैम्ब्रिज में या किसी और एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहा है, इसने क्या कसूर किया, ये भी तो हमारा बच्चा है। तो हमने जब स्टडी की तो हमने देखा कि हाँ, थोड़ी बहुत कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो रही है अब। तो उसके बाद 2022 से उसको भी लीनियंट कर दिया हमने। अब उसको लिंक कर दिया हमने अपने बोर्ड्स के रिजल्ट के साथ, A* वाला, कि 90 से अबव हमारे कितने बच्चे जा रहे हैं, उसकी मीन वैल्यू निकालते हैं। अब बच्चे को आपको बताऊं, आपके तवज्जुह से बच्चों को बताऊं कि अब बच्चे को 94 और 95 नंबर मिल रहे हैं A* के, तो अब बच्चा बड़ा खुश है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब दूसरी जानब आते हैं कि ये तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट का आपने बताया, ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर आप क्या? यस, अब मैं बता रहा हूँ अटेस्टेशन का। देखिए, अटेस्टेशन क्या है? अटेस्टेशन पहले बोर्ड वेरीफाई करता है। अच्छा, पहले तो ये बता दें कि ये किसके लिए ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये आमतौर पर बुनियादी तौर पर ज़रूरत पड़ती थी जब बच्चा बाहर जाना चाहता है। ठीक है। जब किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया या मिडिल ईस्ट वगैरह में जॉब के लिए बच्चा इंटर के बाद चला जाता है, तो उसको पहले बोर्ड से करवाना पड़ता है, फिर IBCC से, फिर मोफा से। ठीक है। और ये तमाम डिग्रियां, इसमें ज़रूरी नहीं है कोई FSC, इसमें तमाम डिग्रियां जितनी भी हैं वो आप करते हैं? 10 और 12 हम करते हैं। 10 और 12 बाकी यूनिवर्सिटीज़ के HEC करता है, वो HEC, हायर एजुकेशन कमीशन जरा क्लियर करना जरूरी ठीक है। 10 और 12 मैट्रिक और इंटर IBCC करता है, और उसके ऊपर जो भी हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन करता है। अच्छा, जब 10 और 12 हम करते थे तो उसका तरीका क्या था? बच्चा पहले बोर्ड जाता था, वहाँ से सील्ड एनवेलप लेता था, फिर IBCC आता था। देते तो हम उस वक्त उसी दिन दे देते थे, लेकिन वो जो सील्ड एनवेलप लाना एक प्रॉब्लम था बच्चे के लिए। वो हमने कैसे ख़त्म किया? 29 एग्जाम बोर्ड्स, आपके चैनल से के ज़रिए मैं कल भी एक जगह में इंटरव्यू दे रहा था, 29 एग्जामिनेशन बोर्ड्स में अब वेरिफिकेशन बोर्ड्स वाली ऑनलाइन हो रही है। अब सील्ड एनवेलप ख़त्म हो गया। ठीक है। यानी बच्चा जब बोर्ड के पास जाता है तो बोर्ड हमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन भेज देता है। जब बच्चा हमारे पास अप्लाई करेगा तो वो डेटा बच्चे का हमारे पास आ चुका है, हम अटेस्ट करके बच्चे को वो सर्टिफिकेट दे देते हैं। अच्छा, उसमें हमने क्या रिफॉर्म लाए हैं? एक तो रश जब हो जाता है तो ये बच्चे आप देखते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपके ऑफिस में जगह है 100 लोगों में बैठने की, और एक वक्त आपके पास 500 लोग आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? देखें ना, आप लाइनें लग जाती हैं, फिर खारी हो जाती है, फिर वो रश, फिर सोशल मीडिया पे आपको पता ही है कि क्या पब्लिक डीलिंग का कोई ना कोई वाकया भी हो जाता है। ठीक है, डीलिंग हो जाता है। उसको हमने मिनिमाइज करने के लिए क्या किया? हमने अपॉइंटमेंट के जरिए किया। आप यानी हम कह रहे हैं कि 300
एप्लीकेशन में इस्लामाबाद में करूंगा, 400 लाहौर में करूंगा, 300 कराची में करूंगा। ये तमाम ऑफिस में तकरीबन हम 1500 एप्लीकेशन रोज़ाना करते हैं। लेकिन वो जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं वो थ्रू अपॉइंटमेंट आते हैं। 300 बच्चे अगर इस्लामाबाद में आए तो 300 के 300 उसी दिन उनका काम हो जाएगा, क्योंकि वो बाय अपॉइंटमेंट आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, पहले हम टिकट लगाते थे मैनुअल, जो ठप्पा लगता है वो मैनुअल लगाते थे, वो उतर भी जाता था और वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे, खासतौर पे बाहर के इदारे। तो अब क्या तरीके का? अब QR कोड लगा दिया हमने। यानी कि जब QR कोड लगा दिया तो आप स्कैन करें, वाज़ेह नजर आ, स्कैन करें तो आपको अपने IBCC के सर्वर से वेरीफाई करेगा कि यस दिस सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड बाय IBCC। ये सर्टिफिकेट IBCC ने इशू किया है। अब दोबारा से IBCC से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये हम उसमें रिफॉर्म लाए हैं अटेस्टेशन में। अब हमारा ये है कि हम मदारिस, जो हमारे पास तकरीबन कोई पाकिस्तान में 22 मदारिस के बोर्ड्स हैं जो कि आमा और खासा मेट्रिक के बराबर इशू करते हैं, उनको भी वेरिफिकेशन में ऑनलाइन करने जा रहे हैं हम। बिल्कुल ठीक है। ये कब तक होगा? ये इंशाल्लाह देखें, अब डिपेंड करता है कि कौन से मदारिस के बाद रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अभी तक 5 मदारिस आ गए हैं पिछले महीने में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक ऑनलाइन बड़ी अच्छी चीज़ है, आपने ज़बरदस्त काम किया, लाइनें ख़त्म हो गई, रश ख़त्म हो गया, लोग घर बैठे कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटियों के जो है पोर्टल एग्जामिनेशन के हवाले से अगर इस तरह करते हैं वो दाखिले, तो उनका पोर्टल बैठ जाता है, इंटरनेट स्लो और लोगों को बड़ी शिकायत होती है, रश बहुत होता है। आपका कितना स्ट्रॉन्ग है ये डिजिटलाइजेशन जो आपने की है? इसलिए हमने एक सर्वर नहीं रखा, हमने 3 सर्वर रखे हुए हैं कि अगर लोड बैलेंसिंग के, क्योंकि मेरी फील्ड कंप्यूटर साइंस है, मेरी PhD कंप्यूटर साइंस है, जो मैंने सीखा है तो वो मैंने अप्लाई करवा दिया है। अब लोड बैलेंसिंग हो रहा है कि किसी एक सर्वर पे लोड नहीं होगा। ठीक है 3 सर्वर हैं, लोड ज़्यादा हो गया तो दूसरे पे चला गया, दूसरे पे आ गया, तीसरे पे चला गया। अब 3 से ज़्यादा का लोड कभी भी नहीं होता, तो इसलिए लोड बैलेंसिंग का हमने किया हुआ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बोर्ड्स हैं उनके अंदर इम्तिहानी निज़ाम को और मेयार को यकसा करने के हवाले से अमली तौर पर कोई इकदाम कर रहे हैं? यस, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, एक इशू है हमारा, वो इशू ये है कि हमारा पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है या जो एजुकेशन सिस्टम है वो रट्टे पे बेस करता है, तोते पैदा कर रहे हैं हम। 100 के 100 नंबर ले लेंगे आप, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। आपने पेपर दिया, रट्टे वाला पेपर दिया, बच्चे सारे नंबर ले गया, अगर MD-CAT का टेस्ट आ गया, कोई और टेस्ट आ गया, उसमें फेल हो जाता है बच्चा। क्यों होता है? इसलिए कि यहाँ उसमें थोड़ा कंसेप्चुअल आ गया, बच्चा हमारा सिस्टम से बाहर हो जाता है। डॉक्टर साहब, फॉरेन दुनिया की बात करें, आपकी बात काट रहा हूँ कि वहाँ पर तो ये रटे वाला सिस्टम नहीं है, वहाँ कंसेप्चुअल हैं। इसलिए अब हमने क्या किया है, देखें, जब से पाकिस्तान बना है इस तरह की चीज़ें, ये हम रोना रो रहे हैं, लेकिन काम कौन करेगा? अब पाकिस्तान में ज़रूरत है कि एग्जीक्यूशन पे तवज्जो दें। हमने क्या किया है, हमने मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाए हैं तमाम एग्जामिनेशन बोर्ड्स के लिए, और इन्हीं एग्जाम बोर्ड से बनवाए हैं 29 एग्जामिनेशन बोर्ड से, कि पेपर से पहले क्या करना होगा आपको, पेपर के दौरान, एग्जाम के दौरान क्या करना होगा और एग्जाम के बाद करना होगा। पेपर से पहले मसलन कंडक्ट ऑफ पेपर तो ड्यूरिंग हो गया, पेपर कैसे बनाएंगे आप, कैसे इंश्योर करेंगे कि जो सवाल आ रहे हैं वो नॉलेज के भी आ रहे हैं, कंसेप्ट के भी आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के आ रहे हैं और एप्लीकेशन के आ रहे हैं, ये इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन बस ये किताब बनाने से ये हो जाएगा? नहीं होगा, उसके लिए हम टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, जब पेपर बनता है तो हो सकता है कि टीचर फिर पेपर उस तरीके से न बनाए। नेक्स्ट हमारा फेज में हम क्या जा रहे हैं कि हम आइटम बैंक बना रहे हैं। हम क्लिक करेंगे, पेपर जनरेट हो जाएगा, 100 पेपर जनरेट करें, लेकिन फिलॉसफी पीछे वही होगी कि 20% जो है वो कंसेप्चुअल होंगे, 30% एप्लीकेशन के होंगे, 50% नॉलेज के होंगे। जितने पेपर पब्लिश करेंगे उसी एनोलॉजी पे आपके निकलेंगे। तो IBCC ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि असेसमेंट फ्रेमवर्क हमने बनाया है, और अब उसके बाद देखें दूसरा एक और इशू है कि ये नहीं कि आज आप एक सिस्टम बनाएं, आप समझते हैं कि कल इंप्लीमेंट हो जाएगा, नहीं, उसके लिए लोगों को अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है, लोगों को डाइजेस्ट करना पड़ता है, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करवानी पड़ती है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, पेरेंट्स को तैयार करना पड़ता है। तो ये 5 साल प्लान हमने बनाया है और 5 साल के बाद इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह।
वेलकम बैक नाज़रीन हम बात कर रहे हैं आईबीसीसी के हवाले से मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी है कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करें मैट्रिक या एफएससी की, बड़े अच्छे नंबर होते हैं, जैसे कोई मेडिकल या दूसरे इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट में लोग जाते हैं या कोई भी किसी किस्म का एनटीएस का, तो वहाँ पे जो है वो फेल हो जाते हैं, उतने नंबर नहीं होते, लेकिन इम्तिहान के अंदर बहुत नंबर होते हैं। ये क्या होता है, स्टूडेंट क्या क्लिक नहीं कर पाता या क्या वजह है? मेरा ख्याल है कई फैक्टर्स हो सकते हैं और जिसमें एक या दो मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो जो शिकायत आ रही थी, हो सकता है कि एमडीकेट या दूसरा जो टेस्ट हो वो करिकुलम से बाहर का पेपर कोई आ गया हो, सवाल आ गया हो, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर बोर्ड ने पेपर बनाया था रटे का और आपने एमडीकेट ने या किसी और टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर बनाया कंसेप्चुअल, तो बच्चा वहाँ फंस जाता है। उसने कहा ये सवाल तो मैं पढ़े फ़र्ज़ करें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसको 10 मुख्तलिफ तरीक़ों से आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन मैंने जिस तरीके से याद किया है मैं तो वो जवाब दूंगा, मैं तो सवाल भी वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझसे सवाल आप जो रटा लगाया मैं तो गया उसी के ऊपर हूं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं तो डॉक्टर साहब फिर कहां से शुरू करना है हमने यहां से खत्म करने का? मैं कह रहा हूं स्टूडेंट, इसमें दो ऑप्शंस हैं जो आप बात कर रहे हैं ना, मेरी नज़र में दो इसके सोल्यूशन है। एक, पहले क्लासरूम टीचिंग ठीक करें फिर इम्तहान करें। दूसरा यह है कि पहले आप इम्तहान ठीक करें और उसी इम्तहान को नज़र में रखते हुए क्लासरूम उसके साथ अलाइन हो जाएगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम जब फिज़िक्स पढ़ते थे कॉलेज में तो टीचर हमें 2 चैप्टर छोड़वा देता था, कहता कि ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? इसलिए वो इम्तहान में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि टीचर किस पढ़ाता है, इम्तहान को नज़र में रखते हुए। इसलिए आप जितना इम्तहान को बेहतर बनाएंगे, क्लासरूम टीचिंग उसके साथ अलाइन होती जाएगी। तो हमारा नज़रिया ये है कि आप क्लासरूम टीचिंग हो जाए, इसको अलाइन हो जाएगी, आप इम्तहान को आहिस्ता आहिस्ता ठीक करते जाएँ। बिल्कुल ठीक है। और जो आपका डिजिटल जो आपने काम किया है वहाँ पे ख़ासतौर पेरिफेरी इलाकों के अंदर इंटरनेट वगैरह नहीं होता, वो उनके बच्चे कैसे अप्लाई करते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है उनका? सर देखें, हमने 3 ऑप्शन दिए हैं उसमें। एक ऑनलाइन का किया हुआ है, दूसरा आप खुद जा सकते हैं वहाँ फिजिकली। अच्छा, यानी ये भी ऑप्शन है। और तीसरा भी है। तीसरा आप फिजिकली जा भी नहीं सकते हैं, कोरियर के ज़रिए करवा दें। कोरियर के ज़रिए सर्टिफिकेट भेजें। हमारे ऑफिस में हमने सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं। एक विंडो पे बैठते हैं जो कि ऑनलाइन केसेस को देखते हैं। अच्छा, ये कोरियर के ज़रिए करवाने से कितना टाइम लगता है? देखें, कोरियर का जो पहुंच जाना, हमारे पास पहुंचने के बाद जो हमारे पास अर्जेंट का होगा 3 दिन और ऑर्डिनरी है तो 7 दिन, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। और उसके लिए भी हमने एक बड़ा सीसीडी बनाया हुआ है, कस्टमर केयर डेस्क बनाया हुआ है। अगर आपका सर्टिफिकेट है और आप समझते हैं कि 6 दिन में 7 दिन में नहीं पहुंचा, आप सीसीडी पे कंप्लेन कर दें। और कंप्लेन अगर आपको एक दिन में जवाब नहीं आया तो दूसरे दिन कंप्लेन मेरे पास आ जाती है। ठीक, फिर मैं चेक करता हूं कि ये क्यों डिले हो रहा है। और कैंडिडेट जो खुद आता है उसको कितने दिन लगते हैं? देखें, जो अपॉइंटमेंट के जरिए आता है वो तो 2 घंटे में लेके जाता है, वो लेके जाएगा जिस दिन अच्छा आया। एक और ये तो नहीं होता आम टिपिकल क्लर्क जो करते हैं दारों में कि जी आज जमा कराएं फिर आए आप? नहीं, वो ख़त्म करवा दिया, हमने ख़त्म करवा दिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बच्चा आया, वो आता ही वही है जो कि अपॉइंटमेंट लेकर आता है। जब अपॉइंटमेंट लेके आएगा तो वो उसी दिन उसको मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आज आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, अपॉइंटमेंट मिलती है आपको 15 दिन के बाद। जब रश हो, यूनिवर्सिटीज़ में रश होता है, बाहर रश होता है, तो आप 15 दिन के बाद अगर आपको मिल जाए अपॉइंटमेंट, क्या करेंगे आप अनफेयर मीन्स यूज़ करना शुरू करेंगे। यार कोई सफारी झोला मली की ढूंढें, यार कोई एजेंट वेजेंट कोई कहीं से कोई रास्ता निकला है, उसको ख़त्म कर दिया हमने। कैसे ख़त्म किया? एजेंट माफिया था, एजेंट माफिया ख़त्म कर दिया हमने। यस था। क्यों? तो ये पाकिस्तान में रहते हैं आप, पाकिस्तान में रहते हैं, एजेंट सब कुछ था। तो ये मुश्किल काम है। सर टेक्नोलॉजी के जरिए हमने किया। और मैं आपको इंटरेस्टिंगली ये भी बताऊं कि टेक्नोलॉजी के जरिए किया और जो एजेंट है उन्होंने हैकर भी अपॉइंट कर लिए। हमारे उस सिस्टम को खराब करने के लिए हैकर जो है वो उन्होंने अपॉइंट कर लिए। ये नहीं है कि आप अगर चेंज कर रहे हैं, यही तो खराबी है, कोई अच्छा काम करते हैं तो लेकिन उसके बाद फिर भी आपने हाथ नहीं निकालना। मैंने उसको चैलेंज समझा और उसके बाद उसको ठीक किया। अब आप जाएं देखें, कहीं आपको इंशाल्लाह ताला एजेंट नज़र नहीं आएगा। मैंने क्या किया, फिर मैंने लाहौर में और इस्लामाबाद में जहाँ रश है वहाँ हमने एक्सप्रेस सर्विस शुरू कर दी है। फर्ज करें आपको क्या मतलब, आप 15 दिन के बाद आपको मिल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यार मुझे आज चाहिए, आप शाम में आ जाएं। शाम 5 से रात को 10 बजे तक 5 घंटे लाहौर में और इस्लामाबाद में एक्सप्रेस सर्विस उसी वक्त लेके आ जाएं। और तो उसकी फीस ज़्यादा होगी वैसे? सर देखें, अगर फीस सुबह की 1200 रुपये है, ठीक है, शाम की अगर मैं डबल ले रहा हूँ
तो कोई फर्क नहीं है इतना। मुझे बताएं कि उस बच्चे को 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अच्छी फैसिलिटी। नंबर टू, ये शाम के टाइम पे सारा स्टाफ दोबारा, आईबीसीसी शाम में दोबारा फिर चलता है, वो 1200 रुपए में। मेरा नहीं ख्याल कि ये एक्सपेंसिव है। नहीं कोई इसमें लोगों तो ये बहुत बड़ी सर्विस सहूलत है। और इसमें बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गुलाम साहब, पूरा सिस्टम आपने बनाया, इसको डिजिटलाइज किया, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कोई है सिस्टम? मैंने आपको बताया कि सारे के सारे हमने पॉलिसी ऐसी बनाई है कि अब इसको आप वाइंड अप भी नहीं कर सकते। अब इसको वाइंड अप करते अगर पुराने सिस्टम पे आना चाहेंगे तो पुराने सिस्टम पे आते आते अब आपको 10 साल लग जाएंगे। इसलिए हमने पॉलिसीज में डाल दिया है, हमने ट्रेनिंग लोगों की कर दी है। अब हमारे पास लोग भी ट्रेंड हैं, हमारे पास बच्चे भी ट्रेंड हैं, अब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो चुकी है। दूसरा ये कि हमने वहाँ मॉनिटरिंग के सिस्टम ऐसे बनाए हैं कि मैंने जिस तरीके से बताया ना कि अगर एप्लीकेशन पहले आती थी मैनुअली, पता ही नहीं चलता था ना कि कहाँ पता फंसी हुई है। अब तो एप्लीकेशन आपके पास आई है और आप 3 दिन से ज़्यादा लग गया तो मेरे पास आ जाएगी कंप्लेन, वो रेड अलर्ट में चली जाएगी कि ये बच्चा था जिसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया लेकिन एप्लीकेशन नहीं मिली। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो वो उसके लिए बेहतरीन जरिया टेक्नोलॉजी है। और बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों के हवाले से तलबा के क्रेडिट ट्रांसफ़र या मसावात के अमल को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं? देखिए, यूनिवर्सिटीज़ के क्रेडिट आवर्स जो है वो इस हवाले से डायरेक्ट तो क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन के मैंडेट में जाता है, लेकिन आईबीसीसी ने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो ग्रेड 12 है इंटरमीडिएट जिसको हम कहते हैं, वो यूके की यूनिवर्सिटीज़ में और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह एक्सेप्टेबल नहीं है कि डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए। आपको 1 साल मज़ीद करवाते हैं फाउंडेशन का, जिसकी वजह से पता नहीं हज़ारों पाउंड्स बच्चे को वहाँ पे करने पड़ते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला मिलता है। अभी हमने फर्स्ट टाइम हमने टेकअप किया और पिछले 1-1.5 साल से एक्टिस एक इदारा है वहाँ यूके में जिसके साथ हमने टेकअप किया है और आपके तवज्जुह से मैं लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी देने वाला हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसी साल हमारी ग्रेड 12 की क्वालिफिकेशन दुनिया में एक्सेप्ट हो जाएगी और उसके बाद आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाकर लैंड कर सकेंगे, आपको फाउंडेशन ईयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बड़ा कदम होगा, आपकी बड़ी काबिश होगी अगर ये आप करते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में जो रुकावटें हैं इसको दूर करने के लिए अगर कोई रुकावटें हैं तो आईबीसीसी क्या इसके ऊपर काम कर रहा है और सबसे बड़ी रुकावट आप क्या समझते हैं? देखें, अगर तो आप मेरे मैंडेट आईबीसीसी के मैंडेट के हवाले से पूछ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि रुकावटें तो खैर काफ़ी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में पॉलिसीज़ का न होना इशू नहीं है, पॉलिसीज़ की एग्जीक्यूशन का न होना मसला है। हमारे पास पॉलिसी बनती है, उसके बाद बस वो शेल्फ में चली जाती है, इसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। मेरी सिर्फ गुजारिश तमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड से यही होगी कि जो भी पॉलिसीज़ डॉक्यूमेंट बनते हैं उसको एग्जीक्यूट उसी स्पिरिट के साथ करें जिस तरीके से हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस तरीके से कहा कि हमने मैट्रिक और इंटरमीडिएट को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स 2-3 साल अभी हमने जो ग्रेडिंग की है, अब ग्रेडिंग में बहुत से इश्यूज थे क्योंकि एक पूरा प्रोग्राम चाहिए ग्रेडिंग का, लेकिन हमने उसको ठीक करवा दिया कि अब पासिंग मार्क्स हमने 40 कर दिए, 33 से हमने 40% पे लाए हैं। ग्रेडिंग जो है वो पहले होते थे 7 पॉइंट होते थे, अब हमने 9 to 10 पॉइंट्स पे हम चले गए। तो आप छोड़ दें कि बाहर क्या हो रहा है, आप ये करें कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। कम से कम जो मैंडेट मेरा है, जो मैं रोल प्ले कर सकता हूँ वो तो मैं करूँ। बिल्कुल। आप क्यों कहते हैं कि वहाँ वो हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, ठीक है हो रहा है। जब आपको मौका मिले तो वो भी जाके ठीक करें, लेकिन अब मुझे फिलहाल मुझे ये मौका मिला है कि इस पेज पे मैं काम करूँ, इसको ठीक करूँ तो पहले इसको तो ठीक करूँ। मैं अभी से रोना शुरू करूँ कि ये 10 पेजेस वो ख़राब हैं लेकिन इसको ठीक करें, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स हैं उनको अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो उनको मैंडेट है कम से कम वो ठीक करना शुरू करें हम। और आलमी मेयार तक पहुँचने के लिए निज़ाम तलीम की अगर बात करें तो हमें कितनी और स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कितना और काम करना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि ये भी जो सवाल है ना, ये नहीं है कि जो एडवांस दुनिया है उसमें सब कुछ ठीक है। हमने देखे हैं मैट्रिक इंटर लेवल पे बोर्ड्स की क्या सूरत हाल है, हमने देखे हैं यूनिवर्सिटीज़ की क्या सूरत हाल है। आप देखें यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सिर्फ आप जाएं दाखिला ले लें उसके बाद डिग्री लेके वापस आ जाएं, पॉसिबल ही नहीं है कि डिग्री के बगैर आपको वापस भेजें। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी बाहर हैं। बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ भी हो रहा है।
आप देखें फेडरल बोर्ड का, देखें आपने कितने टेक्नोलॉजी बेस्ड जो वो लाए हैं। आगा खान बोर्ड आप देखें, रावलपिंडी बोर्ड प्रॉब्लम होती थी, कैसे उन्होंने वो किया है। पेशावर बोर्ड टेक्नोलॉजी, पूरा खैबर पख्तूनख्वा वो, ये सारे आहिस्ता। सिंध ने अभी फर्स्ट टाइम जो है वो ई मार्किंग शुरू कर दी है। बोर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और पहले तवज्जो नहीं थी, अब तवज्जो दी है। और हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम एग्जामिनेशन बोर्ड जो हैं और वो उनके स्टैंडर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो तो आप क्या समझते हैं कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें नकल का कलाकमा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, ये भी पूरे मुल्क में नहीं है। आपको बताऊं, ये पंजाब का मसला ही नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई एक आधी जगह पे रिपोर्ट हुए हैं। अगर चेयरपर्सन खुद चाहे और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, अगर वो उनके साथ ताउन करे तो ये कोई मसला नहीं। मैं आपको बताऊं, फ़र्ज़ करें कि चीटिंग हो रही है और वहाँ जो है वो तगड़े लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ का टीचर क्या कर सकता है उसको? वहाँ का चेयरपर्सन क्या कर सकता है? वहाँ का हेडमास्टर क्या कर सकता है? उसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को एक्टिव करना पड़ेगा। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सोर्स है चीटिंग का वो मोबाइल है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, मोबाइल है। आप थोड़ा इंश्योर, लेकिन अब तो इतने सख्ती भी होती है वैसे कि मोबाइल अंदर ले जाने न करें तो उसके बाद आप देखें वहाँ के रिजल्ट आपको अच्छे मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये टीचर और हेडमास्टर समटाइम उनकी बस में नहीं रहता। इसलिए जब तक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और ये जो बोर्ड है या स्कूल्स हैं, ये जब तक दोनों आपस में एक दूसरे से ताउन नहीं करेंगे तब तक चीटिंग पे कंट्रोल नहीं हो सकता। दही इलाकों में जो बोर्ड्स हैं या ऐसे जो एडवांस सिटीज़ नहीं हैं, वहाँ पर जो है वो बोर्ड्स कायम, उनके मसाइल के लिए भी काम कर रहे हैं आप? फिर रिपीट करें। पसमानदा इलाकों के अंदर जो है बोर्ड, तालीमी बोर्ड, जैसे ऐसे शहर जिस तरह लाहौर की तो बात नहीं कर सकते, डीजी खां या दूसरे, वहाँ पर अगर कोई ऐसे बोर्ड हैं तो उनको कोई मिसाइल हैं, उनको हल कर रहे हैं आप? देखें, IBCC की ये एक ब्लेसिंग है कि IBCC के तमाम बोर्ड्स मेंबर हैं, वो किसी पसगिरदाई का हो या शहर का हो। हर तीसरे महीने के बाद हम बैठते हैं और उसमें बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करते हैं कि आपका बोर्ड क्या अच्छा कर रहा है। फिर वो सारे सुनते हैं और सब कहते हैं, रिजॉल्व करते हैं कि हाँ यार ये हमारे बोर्ड में भी इंप्लीमेंट और कारकर्दगी का मुआवजा भी होता है। मुआवजा उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता क्योंकि वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी करती है। बिल्कुल ठीक। IBCC क्यों कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं? आप IBCC जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस वहां शेयर करता है, ठीक है। और वो फिर हम रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर वो जाके अपने अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर में जाके अप्रूव भी करते हैं, और अगर जहां जरूरत पड़ती है तो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी जो है वो उस पर बात करते हैं और वो वहां से इंप्लीमेंट करवाते हैं। डॉक्टर गुलाम साहब, इख्तिताम पर एक मैसेज दे दें, क्या देंगे आप? देखिए, मैं खुद तालिब इल्म हूँ, मैं मैसेज लेने के हूँ, लेकिन मेरा मैसेज यही होगा नौजवानों से ख़ास तौर पर कि अपनी तालीम पे फोकस दें और पाकिस्तान को लिखे पढ़े और स्किल्ड नौजवान की बहुत ज़रूरत है। ये जो चीटिंग के ज़रिए या जो सिर्फ एक डिग्री सर्टिफिकेट हाथ में, कागज़ का टुकड़ा हाथ में, इससे अब कुछ नहीं होना। दुनिया जो अगली दुनिया है वो स्किल की दुनिया है। आपको ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि आपको क्या आता है, करके दिखाओ तो आपको हायर करें। इसकी तो फॉरेन कंट्री में बहुत डिमांड है। तो मेरी इन तमाम इनसे नौजवानों को ये मशवरा है कि स्किल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम अली मुराद साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC मेरे साथ मौजूद थे और मैंने तफसीलन तमाम सवालात उनसे पूछे, इस वक्त क्या काम हो रहा है और स्टूडेंट्स के लिए क्या खुशखबरी है। तमाम सवालों के तकरीबन उन्होंने जवाब दिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और एक और मामले पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बिल आखिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ को T20 सीरीज़ में 2-1 से जो है वो हरा दिया। अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले अगर बांग्लादेश की बात कर लें, वहाँ पे हमें वहाँ पर शिकस्त हुई थी। तो आज मेरे साथ इस पूरे मामले के ऊपर इस वक्त सूरत हाल क्या है, आगे एशिया कप की क्या तैयारी की जा रही है, तो चिराग बलोच मेरे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स रिपोर्टर है लाहौर रंग से, काफ़ी ग्रिप है इनकी इस बीट के ऊपर। चिराग बलोच साहब, बताएं क्या सूरत हाल इस वक्त है? ये तो हम सीधे जीत चुके हैं। देखें, छोटी छोटी खुशियां भी आती रहती हैं, छोटे छोटे जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं दिल बर्दाश्ता भी हम हो जाते हैं। वेस्ट इंडीज़ की स्ट्रॉन्ग टीम थी या क्या थी? ऑलमोस्ट हमसे, मैं कहता हूँ हमसे अच्छी नहीं थी। हमारी टीम भी एक एवरेज टीम है, लेकिन उनकी टीम में से काफ़ी मेन प्लेयर जो है वो इस T20 सीरीज़ का हिस्सा नहीं थे।
और लेकिन ये है कि उनकी हमेशा से वेस्ट इंडीज़ की एक टीम अच्छी गिनी गई है, कभी भी एक बुरी टीम T20 की नहीं गिनी गई, क्योंकि उनके दो दफ़ा वर्ल्ड कप जीत चुकी, वो 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, जाहिर बात है। तो वो ज़रूर है, लेकिन हम ये एक अर्ली स्टेजेस के ऊपर हम हैं अभी तक कि हमारे नए प्लेयर तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नया यंग टैलेंट है जो कि PSL से उठ के आ रहे हैं या फिर बिल्कुल ही अभी इनिशियल स्टेज पर है। उसके बारे से हम इसलिए नहीं कर सकते कि अगर हम ये सीरीज़ जीते हैं तो ये हमारे एक बिल्डअप का हिस्सा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सीरीज़ जीते हैं तो ये बहुत बड़े कोई खिलाड़ी बन गए या बहुत बड़े लेजेंड्स बन गए हैं या बहुत बड़े स्टार बन गए। अभी कोई ऐसी सूरत हाल या कोई ऐसा प्लेयर भी हमें एक सीरीज़ से नज़र नहीं आया कि हम ये कहें कि बिल्कुल ही उसने अनबिलीवेबली वन साइडेड जो है वो गेम की हो। कुछ वही प्लेयर रिपीटेशन के ऊपर आते हैं। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द सीरीज़ बने, जो कि आज से कई साल पहले जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कई सालों से। तो ये चीज़ें जो साइड बाय साइड चीज़ें चलती रहेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस का हिस्सा है। हमें इस चीज़ें प्रोसेस के साथ लेके चलनी पड़ेंगी। ये चीज़ जब बाबर आजम नया कप्तान बना था तब भी ऐसे ही था, हमने कुछ सीरीज़ जीती, कुछ हारी, फिर एक मोमेंटम बिल्ड हुआ। 2021 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला हम, ऑल दो अच्छा खेलते चले गए, सेमीफाइनल्स और फाइनल तक तो पहुंचते थे ना, वो पहुंचते थे। फिर उसके बाद मसला टीम के अंदर क्या आया, ग्रुपिंग वाला, कि जब हर किसी को नजर आना शुरू हो जाए कि कप्तानी मुझे मिल रही है तो जाहिर बात है वो एक जो दिल के अंदर जो एक ये ग्रुप के अंदर एक फूट पड़ना शुरू हो जाती है। सब कोई फिर अपने मुल्क के लिए नहीं खेलता। ऑब्वियसली जब ये चीजें आ जाती हैं तो ये मुल्क के लिए, जहां पर मुल्क को पहले रखना चाहिए वहां पर मुल्क सामने नहीं आता। परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड नजर आनी चाहिए, टीम की बॉन्डिंग ऑन द ग्राउंड नजर आनी चाहिए। 2024 का वर्ल्ड कप हुआ था आखिरी हमने खेला है, वो ऑन द फील्ड तो हमें कोई बॉन्डिंग नजर ही नहीं आती थी इनकी। एक होता है जब ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हो, आप भी मियां साहब खेले होंगे जरूर इस चीज, जब खेल रहे हो हाथ छक्का चौका पड़ रहा हो तो एक दूसरे का हौसला देते हैं, कोई टीम परफॉर्म ना करे। वो ऑन ग्राउंड जब चीज नजर ही नहीं आएगी तो फिर तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड चैंपियन की अगर बात करें जो सीनियर प्लेयर्स खेलते हैं, उसमें मीडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं खेला, तो अगर एशिया कप आता है तो उसमें फिर क्या होगा? स्टांस तो वही होना चाहिए जो उधर लिया गया है मेरे ख्याल से। लेकिन इसमें उनके प्लेयर ये तजाद है, वो मतलब वो उनका अगर उनके अंदर देशभक्ति जिसको वो कहते होते हैं, उनको चाहिए कि वो उसके अंदर भी दिखाए ना। वहां पर आकर उनकी बोलती बंद हो जाती, उनको नजर आ रहा था कि यहाँ से पैसा कमाएंगे। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया वहां से फोरफिट करे मैच, वो कभी भी नहीं करके जाएंगे, जितने मर्जी उनको समझा लें। उनको यही बोर्ड था जो कहता था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, हमारी हुकूमत इजाजत नहीं देती। अब हुकूमत ने क्यों इजाजत दी है उनको? अब एशिया कप कहाँ पे होना है, कब ये होना दुबई है? में। ये मैं चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को इसके ऊपर जो है वो थम्स अप करूंगा कि उन्होंने जिस तरह से ये पॉलिसी लेकर चले हैं, जिस तरह से एशिया कप के, क्योंकि अब सदर वही हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो एक मोनोपोली जिस तरह से स्टार्ट हुआ एशिया कप का, उन्होंने यहाँ पर ढाका के अंदर उन्होंने शेड्यूल की मीटिंग, तो वहाँ पर इंडिया ने मना किया कि हम सियासी बुनियादों के ऊपर बांग्लादेश के साथ हमारे रवाबित अच्छे नहीं हैं। तो वहाँ पर आकर उन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया कि हम एशिया कप का भी बाइकआउट करेंगे। लेकिन एट दी एंड मोनोपोली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और मोहसिन नकवी जो है, उन्होंने इतनी अच्छी मोनोपोली दिखाई कि इंडिया को खुद आना पड़ गया मीटिंग के अंदर, क्योंकि एट दी एंड जो 25 ममालिक उसके रुकन हैं एशिया क्रिकेट काउंसिल के, वो उनमें अकेला भारत खड़ा नजर आया। कि जब भारत को नजर आया कि जब हम अकेले हो गए हैं तो हमें वहाँ पर बाइकआउट करने का फायदा कोई नहीं है, तो उनको मजबूरन आना पड़ा। फिर एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस चेयरमैन PCB ने किया, उसके ऊपर भी कुछ नहीं कर सके। फिर वेन्यूज का अनाउंस 2 दिन पहले किया है, उसके ऊपर भी कुछ नहीं कर सके। तो हर तरफ जो है इंडिया को मई के बाद से जो है चपेड़े खानी पड़ रही हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए जो है वो हर तरफ से बुरी खबरें सुनाई दे रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद यही करते हैं कि जब 14 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तब भी उनको जो है वो हम ग्राउंड के अंदर पछाड़ेंगे। अभी तक कहां पर है मैच? श्रीलंका में नहीं, अभी तक इसको UAE में रखा गया है, ऑल्दो क्योंकि सितंबर के अंदर UAE एक तरह श्रीलंका प्लान में ज़रूर शामिल था कि इसको श्रीलंका में भी किया जा सकता है, लेकिन जो बारिशों की सूरत हाल होती है वहाँ पर श्रीलंका के अंदर, तो इस वजह से उसको जो है वो निकाल कर UAE को जो है वो बनाया गया कि जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया के न्यूट्रल मैचेस। लेकिन इंडिया की प्रेफरेंस तो शायद श्रीलंका हो, प्रेफरेंस उनकी यही होगी, लेकिन क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी श्रीलंका और इंडिया के अंदर होना है, श्रीलंका में मैचेस पाकिस्तान और पाकिस्तान इंडिया का मैच श्रीलंका कोलंबो में होना है, तो मेरे ख्याल से वो चाहते थे। लेकिन जारी बात है बारिशों की वजह से रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना मुश्किल हो जाता है, मैच डे टिकट्स जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, बारिशों की वजह से जो है वो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता, पैसा कमाना है आखिर। तो उसी की वजह से जो है उन्होंने ये मैच खेलना पाकिस्तान के साथ। वैसे तो उनको पाकिस्तान किसी आँख अच्छा लगता नहीं है, लेकिन ये है कि ये मैच जो अब दुबई के अंदर रखा गया, तो मेरे ख्याल से अब 14 सितंबर को एक कांटेदार मुकाबला जो है वो, क्योंकि एक इतने बड़े टेंशन के बाद जो है वो पहला मैच होना है पाकिस्तान इंडिया का, तो ज्यादा बिल्डअप मेरे ख्याल से। हमारी टीम क्या इतनी है स्ट्रॉन्ग? नहीं, हमारे यंग प्लेयर्स जो है वो खास करके एक तो उधर से विराट कोहली और रोहित शर्मा जो उनके थम्स गिने जाते थे, जो कि हमेशा उन्होंने मैच हराए हैं हमें, तो वो इस दफा उनकी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी भी यंग टीम है, हमारी भी यंग टीम है, तो प्रेशर जो और कोहली भी नहीं है, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक जो उनको हमेशा मैच जिताते थे अब वो उनका साथ देने के लिए नहीं होंगे। तो उधर भी यंग टीम है, हमारी भी यंग टीम है, तो दोनों ये सलाहियत रखते हैं कि दोनों हरा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास भी
जो करंट अभी तक चल रहा है, जिस तरह से एटमॉस्फेयर चल रहा है, जिस तरह पाकिस्तान हर चीज़ में हावी हुआ है इंडिया के ऊपर, हमने बाकी स्पोर्ट्स के अंदर स्नूकर हो गया, हमने बाकी स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया को शिकस्त दिया, तो एक बिल्डअप ऐसा बना हुआ है कि हम पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हरा सकता है, और एक मोमेंटम जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है क्रिकेट। फखर का क्या मामला है, क्या वो कोई इंजरी है? जी, फखर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे मैच के अंदर जो है हैमस्ट्रिंग का शिकार हुए थे, जिसके बाद वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं है, उनको वापस बुला लिया गया। अब यहाँ पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर हैमस्ट्रिंग का जो है वो रिकवर करेगा एशिया कप से इजीली कर जाएंगे। हैमस्ट्रिंग ज़्यादा इतना नहीं होता, अभी तक राउंड अबाउट 5-1 हफ्ते पड़े हैं, तो हमारे पास टाइम है। शायद T20 में जो है वो इंडिया के खिलाफ जो मैच है या उसमें एशिया कप में कौन से आप समझते हैं कि ओपनिंग बैट्समैन होंगे? मेरे ख्याल से जो अभी खेल रहा है करंट, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला, साहबजादा फरहान और साथ में साइम अयूब खेल रहे हैं, इनसे बेहतर जोड़ी मेरे ख्याल से नहीं है। जिस तरह से स्टार्ट दे रहे, आज भी हमने मैच में देखा कि उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया, दोनों ने 50 स्कोर किए हैं, तो एक अच्छा स्टार्ट दिया है। मेरे ख्याल से इनसे बेहतर कोई नहीं होगा। फ़खर जमान को 1 डाउन 2 डाउन के ऊपर मेरे ख्याल से फ़खर जमान। अच्छा, मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वो भी हमारा कोई इतना स्ट्रॉन्ग आप समझते हैं? मिडिल ऑर्डर का हमारा हमेशा मसला रहा है। ऊपर पहले बाबर आजम और रिजवान खेलते थे, नीचे मिडिल ऑर्डर का मसला था। जब से हफीज़ और मलिक गए हैं, जब हमारा 2020-21 के स्लॉट से जब से खाली हुआ है, तब से हम उसको फिल नहीं कर पा रहे। तो अब लेकिन अब आकर हसन नवाज की सूरत में हमें जो है वो एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन किसी हद तक स्पार्क नजर आया। हम ये नहीं कहेंगे कि बड़े अच्छे बैट्समैन हमें मिल गए, अभी तक उनके अंदर स्पार्क है। टाइम लेंगे थोड़ा बहुत, उनको अगर मौका मिलता रहा तो मेरे ख्याल से जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं तो एक अच्छा बैट्समैन। बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बॉलिंग बेहतरी की जरूरत है, बेहतरी की जरूरत है। स्पिन अटैक जो है हमें जिस तरह से हमें नजर आया, अभी हमने इब्रार को इस सीरीज में टेस्ट नहीं किया, बांग्लादेश की सीरीज में थे, अच्छा परफॉर्म किया। सुफियान मुकीम को हमने किया, जहां पर हमें स्पिनर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें मसला नज़र आ रहा था। लेकिन यह कि एशिया कप की क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं, दुबई की हो या फिर वर्ल्ड कप श्रीलंका में हमने खेलना है, तो वहाँ पर स्पिनिंग कंडीशंस हैं, तो वो अच्छी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जहाँ पर हम दूसरा T20 हारे, हसन अली, शाहीन अफरीदी ये कोलैप्स कर रहे हैं, अंडर प्रेशर जो है वो स्कोर दे के जा रहे हैं। वहाँ पर हमें हसन अली काफ़ी देर के बाद दोबारा वापस आए हैं। हसन अली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने इसमें कोई इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने PSL खेला, बहुत अच्छा खेला, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, बाहर जाके काउंटी खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक परफॉर्मर जो है उसकी टीम में जगह होनी चाहिए, उनकी है, लेकिन उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जहाँ पर आकर बैक ऑफ द एंड जहाँ पर वो स्कोर दे देते हैं, वहाँ पर स्कोर रोकना होगा। जहाँ पर क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर अगले दिन 13 बॉलों पर हमने 31 स्कोर जो है वो शाहीन और हसन अली ने करवा दिया, तो वो चीज़ रुकनी चाहिए। वो जब हम मुसलसल लगातार पिछले 2 साल से यही चीज़ चल रही है, क्रूशल मोमेंट के ऊपर आकर हम स्कोर दे देते हैं, जिसकी वजह से हम मैच हमारे हाथ से जो है वो निकल जाता है। अच्छा, एक दौर था आखिरी ओवर्स की अगर बात करें तो जब वसीम अकरम थे, वकार यूनुस, फिर उसके बाद शायब अख्तर और बड़ी उम्र जो हमारे थे उमर गुल थे, वो यार्कर गेंद करते थे और बड़ी परफेक्ट यार्कर। इस चीज़ का अब उसको दोबारा हमें वही दिन याद आते हैं कि वो उस तरह की यार्कर लेंथ से गेंदें हमें नहीं मिलती। इसी सवाल के ऊपर आपके ऊपर मुझे सवाल के ऊपर याद आ गया, कुछ दिन पहले यहाँ पर डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं आकिब जावेद, उन्होंने यहाँ पर स्किल कैंप्स लगाए हुए थे, जहाँ पर वो गलतियाँ निकाल कर प्लेयर्स को वहाँ पर सिखा रहे थे। तो वहाँ पर मैंने ही सवाल किया था उनसे, मैंने कहा कि आप सब चीज़ों की गलतियाँ निकाल रहे हैं, हमारे प्लेयर्स काफ़ी टाइम हो गया, यॉर्कर वाला तो बिल्कुल सीन मतलब गायब हो चुका है, हमें नजर ही नहीं आते। यॉर्कर ऐसी थी वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल वो चीज़ से हमें वो चीज़ नजर आती कि हमारे प्लेयर्स डरते हैं यॉर्कर करवाने से, पता नहीं। तो मैंने उनसे इसी चीज़ का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि हमने भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो हम इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि विद टाइम थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि हम उनको जो है वो इस चीज़ के ऊपर लेके आएंगे कि वो भी यॉर्कर की तरफ जाएं। अपना थोड़ा दिलेरपन दिखाना होता है, क्योंकि ज़रा सा यॉर्कर मिस होगा तो वो फुल टॉस बनेगा, तो उससे जो है वो थोड़ी दिलेरी दिखानी पड़ेगी इनको और यॉर्कर की तरफ आना पड़ेगा। क्योंकि क्रिकेट के अंदर फास्ट बॉलर का एक वेपन है यॉर्कर, अगर यॉर्कर नहीं करवाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और डिलीवरी जो है वो उससे बच सकता है। इवन अफरीदी की अगर बात करें, शाहीन अफरीदी के शुरू के ओवर में, पहले ओवर में वो बिल्कुल हमें ये 2021 वाला वर्ल्ड कप याद है, यहाँ पर रोहित शर्मा को जो है वो उन्होंने आउट किया, उस तरह से वो गेंद खेली नहीं जाती, लेकिन एंड के ओवरों में जो है वो शायद थोड़ा बहुत एक तो प्लेयर्स जो है वो जब उनको मार पड़ना शुरू होती है तो वो थोड़े खुद को कंटेन करना शुरू कर देते हैं, बचाना भी हो चुका है ना। अब तो मेरा शाहीन अफरीदी की बात करें तो इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका है, बिल्कुल इस चीज़ में कोई शक नहीं है। 2019 के अंदर उन्होंने 2018-19 के अंदर उन्होंने अपना डेब्यू किया था, 6-7 साल की क्रिकेट हो चुकी है, तो अब तो उनको तजर्बा होना चाहिए। जहाँ पे यंग शाहीन अफरीदी था, अब वो यंग शाहीन अफरीदी की बॉलिंग जो है वो पेस खास करके और साथ में जिस तरह डिलीवरीज, जिस तरह यॉर्कर की आपने बात की, अब वो चीज़ नज़र नहीं आती उनको। शायद अब एक डर सा बैठ गया है उनको कि शायद बैट्समैन अब जिस तरह तेज़ क्रिकेट हो गया या इम्प्रोवाइजेशन हो गया कि वो हम मारे ना, तो उस चक्रों के अंदर जो है ना वो हमें यॉर्कर्स नज़र नहीं आते। वो चीज़ क्रिकेट का अहम आज भी हिस्सा गिने जाते हैं, यॉर्कर हो, बाउंसर हो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, जिसको बहुत शुक्रिया चिराग बलोच साहब, आपने तफसीलन हमें बताया। यकीनन जो है वो पाकिस्तान और भारत के मैच की अगर बात करें तो इंतज़ार रहेगा और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि पाकिस्तान जीते, हर दफ़ा उम्मीद तो यही होती है, लेकिन
इस तरह इस दफ़ा यंग टीम है और बड़ी उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है कि हम जीत भी जाएँ, अल्लाह करे। नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।